आज अब हम लोग बात करेंगे बेटा पहली पर्सनालिटी की, जिनका नाम है भगत सिंह। देखिए भगत सिंह एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रही है एग्जाम के ओरिएंटेशन में भी, और जब हम हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ रहे होते हैं तब भी इनके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ते, जब इतिहास प्रॉपर पढ़ रहे होते हैं तब भी इनके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ते, बस एक दो चीजें पढ़ के भूल जाते हैं कि भाई भगत सिंह इस दिन मरे, इस दिन पैदा हुए, इन्होंने इसका आरोप लगा, इसका प्रत्यारोपण लगा, इनका काम खत्म। बल्कि भगत सिंह एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनके बारे में हमको पढ़ना चाहिए। तो आइए आज भगत सिंह के बारे में जानते हैं सारी चीजें जो इनके लिए जरूरी थी। भगत सिंह एक इंडियन है ना, ऐसे थे जो एंटी कॉलोनियल रेवोल्यूशनरी थे। ये क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी थे और क्रांतिकारी थे। इन्होंने पार्टिसिपेटेड इन अ मिस्टेकन मर्डर ऑफ जूनियर ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मिस्टेकन क्यों लिखा है? मारना किसी और को चाहते थे, मर कोई और गया, मतलब ये साजिश किसी और के लिए करके गए थे, बट वो निकला नहीं। ये निकला तो कह रहे इसी को मार दो। जब बंदूक भर के गए थे तो उन्होंने कहा मार के तो आएंगे, तो चलो इसी को मार देते। ठीक है, तो मिस्टेकनली इनको उसके साथ जोड़ा गया, और ये इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इतिहास में बहुत ज्यादा अच्छा दर्जा दिया गया है। भगत सिंह जो थे ये पैदा कब हुए? 23 साल की उम्र में इनकी डेथ हो जाती है। ये नेशनल हीरो थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के। टीनेजर भगत सिंह बहुत ज्यादा पॉपुलराइज हुए अपने एक स्लोगन के लिए जिसका नाम था इनकलाब जिंदाबाद, और ये बाद में बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन बन गया देश की आजादी के लिए। इनकलाब जिंदाबाद सब लोग बोलने लगे। भगत सिंह की फैमिली ये रही पूरी। अगर इस भगत सिंह की ब्लड फैमिली को ध्यान से देखिए तो ये जो छोटे से प्यारे से राजकुमार खड़े हैं भगत सिंह है। ठीक है, एकदम कोने में छोटे से प्यारे से ये जो व्यक्ति खड़े हैं इनको भगत सिंह बोला जाता है। ये व्यक्ति भगत सिंह है। चलो कोई बात नहीं। तो ये भगत सिंह थे, खड़े थे। भगत सिंह जो सिख फैमिली में कहाँ पे? बंग विलेज, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट, जो पहले कहाँ पे था है ना, लायलपुर में था। और ये लायलपुर जो था ये कहाँ पर था? पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान में जो आज है वहां पर 27 सितंबर 1907 में पैदा हुए। इनके मम्मी पापा सब देशभक्त थे। ठीक है, और जल्दी ये भी देशभक्ति की भावनाओं से जुड़ जाते हैं। ये अपनी एजुकेशन छोड़ देते हैं 13 साल की उम्र में ही, और कहाँ जा जाते हैं? नेशनल कॉलेज लाहौर में, जहां पर ये यूरोपियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट पढ़ते हैं। इनके पापा जब कहते हैं अपनी शादी कर लो तो ये घर छोड़ के कानपुर भाग जाते हैं। 1926 में भगत सिंह एक नवजीवन भारत सभा, जिसको बोलते हैं नौजवान भारत सभा को, यूथ सोसाइटी ऑफ इंडिया, और फिर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बोला जाता है, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। इस समय पर पहली बार ये कई सारे ऐसे एक्टिविस्ट से मिलते हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ एक पूरा द्वंद्व बना रहे थे, पूरी साजिशें रच रहे थे, और उन्हीं साजिशों के साथ वो जीना चाहते थे। उन साजिशों में ये शामिल हो जाते हैं। दिसंबर 1928 को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के साथ, ठीक है, प्लान करते हैं इंडियन नेशनलिस्ट लीडर लाला लाजपत राय के मर्डर के लिए। जो जिम्मेदार बंदा है जिसका नाम है पुलिस जेम्स स्कॉट इन लाहौर, पर इनको नहीं मार पाते, इसकी जगह किसको मार देते हैं? सॉन्ड्रेस को मार देते हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है, ये इनको मारने जा रहे होते हैं। जेम्स स्कॉट इन लाहौर इनको मारने की कोशिश करने के लिए इन्होंने प्लान करा था, जिनके लाठीचार्ज के चक्कर में लाला लाजपत राय की मृत्यु। ठीक, However, in the case mistakenly, John Saunders, the assistant superintendent of police was shot. सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की जगह किसको शॉर्ट कर देते हैं? एएसपी को, है ना। तो रिकॉग्नाइज और अरेस्ट से बचने के लिए भगत सिंह लाहौर टू कोलकाता चले जाते हैं ना, जो अपनी बियर्ड को सेव करते हैं, बालों को काट देते हैं और राजा बाबू बन जाते हैं। 1929 में भगत सिंह बटुकेश्वर दत्ता सेंट्रल असेंबली हॉल में बॉम्ब फेंकते हैं और स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद डालते हैं, और बाद में वो जानबूझ के स्वयं को अरेस्ट करा देते हैं। अब यहाँ पर क्या भगत सिंह कहते हैं कि अंग्रेजों को अगर अपनी बात समझानी है तो धमाकों की जरूरत है। तो सब कहते हैं भाई ये धमाके कैसे करोगे? कह रहे हार्मलेस धमाके होंगे, मतलब आवाज तो आएगी पर उसमें कील और कांच नहीं होगा, तो किसी को हार्म नहीं होगा। तो ये असेंबली हॉल में जब बम फेंकते हैं सब डर जाते हैं। फिर ये इनकलाब जिंदाबाद करके स्वतः अरेस्ट कर लिए जाते हैं। फिर इनको राजगुरु सुखदेव के साथ 23 मार्च 1931 को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के चक्कर में सजाए मौत दे दी जाती है। भगत सिंह सिख फैमिली में पैदा होते हैं। ठीक है, एजुकेशन के बारे में हमने इनके बात ही कर ली। ठीक है, भगत सिंह के फैमिली मेंबर फ्रीडम स्ट्रगल में थे, हमने बात ही कर ली। इसके बाद ये जो थे डिफाइड ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास बर्निंग टेक्स्ट बुक रिकमेंड की जाती है। ये महात्मा गांधी के नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को सबसे पहले बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। उसका रीजन ये था, भगत सिंह पहले ऐसे व्यक्ति थे जो बच्चे थे, जब जलियांवाला मास्केयर होता है उससे बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, और एक छोटी सी शीशी में खून से भरी वो मिट्टी को भर के रखते हैं, रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी। और जब गांधी कहते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ हम लड़ेंगे, तो भगत सिंह बढ़ चढ़ के उसमें भाग गए, छोटे होते थे।
हर जगह भागते हैं, अंग्रेजों भारत थोलो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, बेचारे चड्डी पहन के घूम रहे होते हैं। इतना मान सम्मान था गांधी जी का, गांधी जी की वैल्यू करते हैं। 13 साल की अवस्था में सब कुछ छोड़ के देशभक्ति पे लग गए थे। इसके बाद गांधी जी इस चीज को थोड़ा अलग छोड़ देते हैं और अपने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को चौरी चौरा के बाद ये ले लेते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, जलियांवाला मास्कर ने इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दी थी। इसके बाद अकाली प्रोटेस्टर्स थे ननका साहिब में 1921 में, उन्होंने भी इनको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। अब इन्होंने लेफ्टिस्ट राइटिंग को पढ़ना स्टार्ट किया। भगत सिंह एथिस्ट हो गए और कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट हो गए। वो एक एथिस्ट थे और कैपिटलिज्म के अगेंस्ट थे, पूंजीवाद को नहीं मानते। ऑल्दो देयर हैव बीन मैनी लीडर्स रेवोल्यूशनरी, भगत सिंह का नाम जो है सबसे इंपॉर्टेंट रहता है ना इस फ्रीडम में। 1926 में जब इन्होंने नौजवान भारत सभा ऑर्गेनाइज की, इस ऑर्गेनाइजेशन का एम था कि ब्रिटिश रूल के खिलाफ, है ना, पेजेंट और वर्कर्स को ले जाकर हम क्या रैली करें। भगत सिंह ने ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी की तरह काम किया। 1928 में इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन सुखदेव चंद्रशेखर आजाद और अदर्स के साथ बनाया। तो अब ये मेन रेवोल्यूशनरी केंद्र बन गया। लाला लाजपत राय 1928 में कई सारी इंजरीज से पुलिस लाठी चार्ज में आई थी। जब क्या हुआ था, साइमन कमीशन को गए, है ना, तो उस टाइम पे पुलिस सुपरिंटेंडेंट थे जेम्स स्कॉट। भगत सिंह ने कहा कि इनको हम मार देंगे। हाउएवर गलती से इन्होंने असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट जेपी सॉन्डर्स को मार दिया था और इसी को बोला जाता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। इस इंसिडेंट के बाद ये भाग जाते हैं लाहौर से और अपनी अपीयरेंस को बदल देते हैं। फिर भगत सिंह फिर से इन्वॉल्व होते हैं केस में जो 8 अप्रैल 1929 को होता है। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्ता एक बॉम्ब फेंक देते हैं सेंट्रल असेंबली दिल्ली में, है ना, जहां पर विजिटर गैलरी होती है, और वहां पे पैम्फलेट फेंकते हैं जिसमें प्रो रिवोल्यूशनरी स्लोगन लिखे होते हैं, इनकलाब जिंदाबाद, ऐसे स्लोगन लिख के इसे भेज देते हैं और इसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। बोथ रेवोल्यूशनरी and are quoted, arrested since they wanted to spread their message to the revolution। वो रेवोल्यूशन का मैसेज एंटी इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद के खिलाफ के लिए इस प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहते थे। कोई हर्ट नहीं होता इसमें, ये कोई इंटेंशन था ही नहीं किसी को हर्ट करे। द स्टेट एम वाज टू मेक द डेफ हियर। इन्होंने क्या कहा, बहरों को सुनने के लिए धमाकों की जरूरत होती है तो उनको अपनी मांग मंगवाने के लिए हमें जरूरत है। भगत सिंह मास्टरमाइंड थे इस इंसिडेंट के, है ना। इनको अगस्ते, है ना, वेलिटेंट एक फ्रेंच एनार्किस्ट थे जिन्हें एग्जीक्यूट किया था फ्रांस में इसी सिमिलर इंसिडेंट के लिए पेरिस में। तो ये पहली बार इंसिडेंट नहीं हुआ, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में पहले अगस्ते विलिडेंट कर चुके थे। वहां पे उन्हें असेंबली हॉल में बम फेंका था, पैम्फलेट बांटे थे और उन्हें भी फांसी दे दी गई। सेम इंसिडेंट इन्होंने इंडिया में दोहराया, है ना। इन द ट्रायल दैट इंश्योर्ड बोथ भगत सिंह एंड बीके दत्ता वर सेंटेंस टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द लाइफ। ठीक है, अब इनको आजीवन कारावास हो जाती है फॉर मोर देन सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस। चेक दिस डे हिस्ट्री। ठीक है, अब इसके लिए 8 अप्रैल को देखना है, इसको हम लोग देखेंगे कैसे, आपको बता दें। 8 अप्रैल का इंसिडेंट होता है, कोर्ट जब ये लोग जा रहे होते हैं तो कोर्ट में यहाँ पर क्या होता है बेटा, कोर्ट में पहले क्या होता है, पहले जब होता था तो मीडिया रहती थी कांस्टेंट। बाद में अंग्रेज ये कहते हैं कि भाई जब मीडिया आती है तो ये अपना प्रमोशन करते हैं और मीडिया रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को आगे बढ़ा रही है, तो इनके बारे में ये कहा जा सकता है कि अब एक छोटा सा काम ये करेंगे कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज नहीं फैलें। तो ये जो ट्रायल था बिना मीडिया के बंद कमरों में स्टार्ट हो गया 8 अप्रैल के बाद, और इनको इमीडिएटली इसके साथ सॉन्डर्स मर्डर का भी केस आ गया कॉन्स्पिरेसी का, और इन सबको सजा मौत दे दी बिना किसी के रहे। मतलब कोर्ट में कोई नहीं था, सिर्फ जज थे, 2 वकील थे और इनका फैसला हो रहा है। कोई मीडिया नहीं, कोई जनता नहीं, कोई नहीं थी। रातों रात इन्होंने फैसला सुना दिया। भगत सिंह अरेस्ट हुए, चार्ज हुए और ट्रायल इनका जुलाई 1929 को खत्म हुआ। लाहौर प्रिजन में इनको डाल दिया गया। यंग लीडर यहाँ पर हंगर स्ट्राइक करने लगे। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इनको ये कहा गया कि हम पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, राजनीतिक कैदी हैं, हमको एक अखबार डेली मिलना चाहिए, हमको रहने की अच्छी व्यवस्था और खाना अच्छा मिलना चाहिए। कहा जाता है भगत सिंह ने यहाँ पर हड़ताल स्टार्ट की। कितने दिन की, 116 दिन। 116 दिन का मतलब होता है तकरीबन 4 महीने इन्होंने पानी भी नहीं पिया, ना खाना खाया। कई लोगों के मुंह में जबरदस्ती मिर्ची ठूसी गई ताकि वो प्यास में पानी पिए। मुंह के अंदर मिर्ची उड़ी ली गई, जबरदस्ती पाइप लगा के जूस डाला गया। जब पानी मांगे तो पानी की जगह दूध रख दिया गया कि ये पानी भी ना पिए। पानी तक इन लोगों को नसीब नहीं किया गया। बट फाइनली एक व्यक्ति यहाँ पर मर जाते हैं। उनका नाम क्या होता है, जतिन दास। जतिन दास के मरने के बाद ये हड़ताल खत्म होती है और वो भूखे रहकर सब्र नहीं कर पाते। फिर इनको सारे के सारे अधिकार दिए जाते। फिर ट्रायल नीडलेस था, एक साइडेड था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को मृत्यु की सजा दे दी गई थी सॉन्डर्स के मर्डर में, और बाद में इनकी क्या होता है, हैंग टिल डेथ हो जाता है। ट्रायल चलता है, ठीक है।
और काफी चीजें होती हैं। कई सारे लीडर्स कहते हैं सेंटेंस नहीं, सजा नहीं होनी चाहिए, है ना। इनको 24 मार्च 1931 को फांसी पे टंगाया जा रहा था लाहौर में, बट क्योंकि बहुत सारे लोग इनके खिलाफ विद्रोह कर रहे थे तो 24 से पहले रात ही में, 24 मार्च इनकी डेट थी कोर्ट सेंटेंस ऑर्डर में, इनको 23 मार्च को रात में हड़बड़ी में फांसी पे लटका दिया जाता है और इनकी डेड बॉडी को जेल से बाहर निकाला जाता है और नदी के किनारे पीछे, है ना, हड़बड़ी में जानबूझ के जलाया जा रहा होता है। तभी गांव वाले आ जाते हैं, इनकी डेड बॉडीज को रिकवर कर लेते हैं, इनका फिर सम्मान से दाह संस्कार किया जाता है। तो भगत सिंह जो होते हैं, इन्होंने ब्रिटिश पावर को एक झटके में झकझोर दिया था और इसी को हम शहादत दिवस के नाम पे मार्टियर्स डे के रूप में बनाते हैं, या शहीद दिवस के रूप में, या सर्वोदय दिवस के रूप में बनाते हैं। ठीक है, ये 3 लोगों के सम्मान में बनाया जाता है, अकेले भगत सिंह के नहीं, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के सम्मान में बनाया जा सकता है। भगत सिंह हमेशा से बहुत फेमस रहे। इन्होंने बुक लिखी है वाई आई एम एथिस्ट। अगर आपको मौका मिले कभी इस पुस्तक को जरूर पढ़िएगा, वाई आई एम एथिस्ट, और नहीं पढ़ सकते तो सुन लीजिए, ठीक है, ऑडियो में भी अवेलेबल है। वाई आई एम एथिस्ट आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा एक 23 साल का लड़का, 23 साल का लड़का देश के बारे में क्या सोचता है, उसने देश कैसे चलेगा, कैसा शासन होगा, क्या उसकी विचारधारा है, वो लिख के मरा है। तो भगत सिंह हमारे देश के एक ऐसे बड़े क्रांतिवीर और ऐसे सूरवीर हैं, जैसे सूरवीर अगर हमारे देश में कई हो जाए तो हमारा देश बहुत सक्सेसफुल हो जाए, हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें हो जाएं। बट कहते हैं ना, हर चीज़ में समय लगता है। भगत सिंह जब मरे थे तो कई ऐसे पहलू आए थे जिसमें गांधी जी को भेजा गया। गांधी जी को जब भेजा गया उस टाइम पे क्या था, आपका साइमन कमीशन जा चुका था, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी, दूसरी से पहले गांधी इरविन पैक्ट होना था। गांधी इरविन पैक्ट से पहले इनको भेजा गया। जब इनको भेजा गया तो इन्होंने कहा कि पॉलिटिकल प्रिजनर छोड़ दीजिए सारे, ठीक। इसमें 3 रेवोल्यूशनरी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को छोड़ दीजिए, और जितने लोगों ने नौकरी और कॉलेज छोड़ा उनको दोबारा एडमिट कर लीजिए। तो इरविन ने कहा कि हम सबको छोड़ देंगे, पर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को नहीं छोड़ेंगे। गांधी ने फोर्स नहीं दिया और वो चुपचाप चले आए। तो इस समय गांधी जी से ज़्यादा बड़ा नाम भगत सिंह था और गांधी जी की वैल्यू शून्य हो गई। तो गांधी जी को ये पता था कि मेरे से बड़ा नाम अगर ये है तो मुझे अपनी लाज बचानी है, तो इसको तो मानना पड़ेगा। अगर इस टाइम पे भगत सिंह जिंदा रहते और थोड़े दिन बाद सुभाष चंद्र आ जाते तो गांधी को कोई कुछ भी ना था, ये भी जान लो। अगर भगत सिंह 23 में ना मरते, 31 में ना मरते और 6 साल बाद सुभाष चंद्र बोस इनको मिल जाते, तो भगत सिंह सुभाष चंद्र को देश के अंदर ही क्रांति ले आते और युद्ध करा देते। उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं थी, हिटलर खुद आता, कहते तुम्हारा साथ है। समझ लीजिए, इनके 6 साल बाद जो व्यक्ति आया उसने तो कहर ढा दिया इतना कि अंग्रेज आज भी ढूंढ रहे, और कहीं ये भाई साहब ना मरते उनके साथ हो जाते और ये होते और चंद्रशेखर आजाद होते, तो हमारे देश की रूपरेखा कुछ और होती। लोग कहते हैं क्रांतिकारी आंदोलन गलत होते हैं। मैं एक वास्तविकता कहता हूं कि अगर आप कहीं गुलाम हैं और आपको अगर उस गुलामी से मुक्ति के लिए गोली मारनी पड़े तो मार दीजिए। याद रखना, कोई भी स्वतंत्रता बिना खून बहाए नहीं मिली। हमारे देश में 1857 की क्रांति से हमने लहू बहाना स्टार्ट किया है और 1946 के, ठीक है, नेवल म्यूटिनी तक हमने खून बहाया। तो इस देश की आज़ादी में जो कहते हैं कि क्या था, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल, गाना है ना वो, बिना खटक बिना ढाल, ऐसे कर दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। भाई एक बात बता दें, महात्मा गांधी खड़क ढाल लेके भले ही ना चले, बट उन्होंने खून नहीं बहाया और उनके पीछे लाखों ने खून बहाया। तो ढाल और खड़क दोनों लेके लोग चले रहे। अकेले महात्मा गांधी के दम पे देश आज़ाद ना होता ना होगा। एक हकीकत लोगों को समझनी पड़ेगी। देश को आज़ाद कराने के लिए ये जो लोग मरे हैं, ये ऐसे ही नहीं उठ के मर गए कि नींद में थे उठे और मर गए। इन्होंने भी देश के लिए शहादत दी है, अपना बलिदान दिया है, और तब हमारा देश आज वहाँ पर है जहाँ है। महात्मा गांधी चाहते तो शायद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे महानायक बचे होते। 23 साल की उम्र थी, अगर वो जिंदा रहता 100 साल भी, 50 साल भी, 60 साल भी, तो गांधी से ज़्यादा करके जाता। बट उसकी विचारधारा को हमने जीवित रखा है, वही बहुत बड़ी चीज़ है। उनको मान सम्मान देते हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है। परंतु ये मान सम्मान उन्हें बहुत दिनों बाद मिला है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इन्होंने अपनी कुछ कोट्स लिखी थी। दे में किल मी बट दे कैन नॉट किल माई आइडियाज, दे कैन क्रश माई बॉडी बट दे विल नॉट बी एबल टू क्रश माई स्पिरिट। नहीं, मुझे मार देंगे पर मेरे विचारों के नहीं, मेरे शरीर को मार देंगे परंतु मेरी आत्मा को नहीं।
बॉम्ब एंड द पिस्टल डू नॉट मेक अ रेवोल्यूशन, द शॉर्ड ऑफ रेवोल्यूशनरी इज शार्पेंड ऑन द वेटिंग स्टोन ऑफ द आइडियाज। अब सोचिए, इन्होंने कहा ये बम और पिस्टल रेवोल्यूशनरी आइडियाज नहीं बनाती, हमारे मस्तिष्क के विचार बनाते। आपको लगता है कि आजाद साहब, चंद्रशेखर आजाद साहब से अंग्रेज इतना क्यों डरते थे? उनके पास तो ऐसी पिस्टल थी जिसमें 12 गोलियां होती थी बस। जब लास्ट गोली चंद्रशेखर आजाद ने अपने मार ली थी इलाहाबाद में वृक्ष के नीचे, आज भी वो वृक्ष अवेलेबल है, कभी इलाहाबाद जाइएगा और आजाद पार्क दिखेगा तो उसमें आज भी गोलियों के निशान अवेलेबल। उन्होंने जब कहा कि मैं अंग्रेजों की गोली से नहीं लड़ूंगा, लास्ट गोली बची, उन्होंने स्वयं को गोली मार दी। उस गोली के धमाके के आधे घंटे 1 घंटे तक पुलिस वालों की औकात नहीं हुई कि उस बॉडी के पास चले कि पता था फिर गोला घुमा के मारेगा। ये डर विचारों से बनता है, बंदूकों से नहीं। ये विचार है, और ये विचार हमारे देश में उन लोगों ने फैलाए जिनके पास एम्यूनिशन था ही नहीं, जिनके पास 20 गोलियां हैं और जो सैनिक सामने खड़े उनके पास लाखों गोलियां बंदूकें, वो डर गए। तो ये क्रांतिकारी लोग जो थे हमारे देश को ऐसा कुछ देके गए जिसकी विचारधारा अगर हम सच में समझे आज भी तो हमारा देश बहुत ही हम डरते हैं, हम इन विचारधारा को समझना नहीं चाहते। इसके बाद मे द सन इन द कोर्स विजिट द लैंड फ्रीयर हैप्पियर मोर लवली बट mere faith and the blind faith is dangerous, it dulls the brain and make the man reactionary। कह रहे हैं, सोच रहे हैं विचार कि सूरज फ्री होगा, हवा फ्री होगी, धूप फ्री होगी, पर कह रहे हैं ऐसे विचार नहीं ना इंसान को शिथिल बना देते। वास्तविकता की तरफ जाओ, प्रयास करो, व्हाट वी डोंट डू। इसके बाद रेवोल्यूशन इज एन इनएलिजिबल इनलाइनेबल राइट ऑफ मैनकाइंड, फ्रीडम इज इनपेरिशेबल, है ना, बर्थ ऑफ ऑल, लेबर इज द रियल सस्टेनर ऑफ द सोसाइटी। अब सोचो, इन्होंने क्या कहा कि आजादी जो है हमारा जन्म अधिकार है, हमारे पास होना चाहिए, और ये जो लेबर काम करते हैं ना ये समाज को चलाते हैं। तो इनकी विचारधारा क्या थी? इनकी विचारधारा सामाजिक विचारधारा थी। किसके? एंटी कॉलोनिज्म, इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट, कैपिटलिज्म के अगेंस्ट। तो अगर भगत सिंह आज जीवित होते इनकी विचारधारा सही में देश को बहुत आगे ले जाती। तो देखिए, भगत सिंह से जो पूछा जाता है वो सारी चीजें आपके सामने है, भगत सिंह से ज्यादा नहीं पूछा जाता। बट कल हम लोग अगली पर्सनैलिटी पढ़ेंगे। आज 45 मिनट इसलिए गए क्योंकि हमें 20 मिनट पर्सनैलिटी को 20 से 15 मिनट डेली देने आज से, ठीक। आज जितनी पर्सनैलिटी पिक्चर में देखिए सारी हम पढ़ेंगे, और उतने से यूपीएससी और अदर एग्जाम्स पूछते। इन पर्सनैलिटीज को पढ़ने के साथ हमारा जो करंट अफेयर चल रहा है एज इट इज वो डेली चलेगा, उसको हम बिल्कुल ब्रेक नहीं करेंगे। तो अब हमारा करंट अफेयर चलेगा 30 मिनट और 15 से 20 मिनट चलेगा ये, ठीक है। तो डेली अब आप लोगों की कल से 1 घंटे की क्लास होगी जिसमें फेमस पर्सनैलिटीज और करंट अफेयर्स दोनों चला करेगा, ठीक। तो फेमस पर्सनैलिटीज और करंट अफेयर्स का आप लोग ध्यान देंगे, उसको ठीक से पढ़ेंगे जो आपको पूरी तरह हेल्प करेगा, ठीक है।